हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आइए जानते हैं हम खनिज लवण के बारे में। इसके पहले हम बता दें कि जो हमारा वीडियो है इसके पहले जो नहीं देखे हैं वो जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। जो भी क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसको आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। खनिज लवण क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मौसम काफ़ी सुहाना है, आप लोग भी इस टॉपिक का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। खनिज लवण, खनिज लवण में हम क्या क्या देखेंगे। खनिज लवण के स्रोत कौन कौन से होते हैं, खनिज लवण की कमियों से कौन सा हमारे अंदर रोग हो जाता है, अगर खनिज लवण हम ना लें तो हमारे शरीर में क्या होगा, हमारे शरीर कार्य करेगी सही से कि नहीं करेगी, इसकी वजह से या इसकी कमियों से कौन सा रोग हो जाता है, हम खनिज लवण को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। खनिज लवण में खनिज लवण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खनिज लवण के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खनिज लवण क्या है। तो हम बताना चाहेंगे खनिज लवण वह तत्व है, कौन सा तत्व है, कहाँ से इसको पता करेंगे। तो खनिज लवण वह तत्व है जब जंतु एवं पादप के सभी ऊतक जल जाते हैं। सपोज करिए कोई डेथ कर गया या प्लांट को आप जला रहे हैं, तो किसी भी जंतु और पादप के जलने के बाद या उसके ऊतकों के जलने के बाद जो राख बचती है, राख तो आप सभी लोग समझते होंगे, यानी किसी भी जंतु और पादप के जलने के बाद जो राख बचती है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, खनिज लवण मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, यानी लौह तत्व में आपका फास्फोरस हो जाएगा, सॉरी आयरन हो जाएगा, लौह तत्व में आयोडीन और सोडियम। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या देख रहे हैं, कैल्शियम देख रहे हैं, फास्फोरस, लौह तत्व में आपका आयरन हो जाएगा, आयोडीन और सोडियम इसके, और पोटेशियम, जिंक तथा क्लोराइड जो होते हैं इसके विशिष्ट एग्जाम्पल हैं। किसके, खनिज लवण के। तो खनिज लवण वह तत्व है जब कोई जंतु और पादप जल जाता है, जलने के बाद जो राख बचती है उसी को हम लोग खनिज लवण मानते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, क्लोराइड आदि तत्व मिलते हैं इसमें। शरीर की जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है। जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक क्या है, अगर हम बात कर लें कि हमारी पैर में चोट लग रहा है, उसको क्या हुआ, दिमाग को उसको पहुंचाना है, तो उस बीच में भी खनिज लवण क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं तो क्या होगा, सूचना का ट्रांसपरेशन भी नहीं होगा। यानी कहने का क्या, पैर में चोट लगता है तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में भी खनिज लवण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमको सूचना दिमाग तक पहुंचने में आसानी होता है। तो ये हो गया पोटेशियम, जिंक, क्लोराइड आदि जो होते हैं शरीर के सभी जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होता है। पाचन की बात कर लिया हमने, श्वसन की बात कर लिया हमने, परिसंचरण की बात कर लिया हमने, और शरीर में जो तंत्रिकाएं होती हैं उनकी वजह से जो हमको सूचना प्राप्त होती हैं उनकी हम बात कर लें, तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाओं में जो आवश्यक होता है वो खनिज लवण भी होता है। बात करें इसके स्रोत की, खनिज लवण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो दूध, सभी लोग को पता है दूध, पनीर, चीज जिसे इंग्लिश में कहते हैं अंडा, मछली, फल, हरी पत्तीदार सब्जियां। हम बता दें आपको कि हरी पत्तीदार सब्जियां सभी में एक मुख्य स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। यानी अगर आप गांव में या शहरों में हैं, कहीं भी हैं, तो हरी सब्जियों का आप सेवन करते रहिए। जो हरी पत्तीदार सब्जियां हैं उनको आप लेते रहिए। अगर हरी पत्तीदार सब्जियों को आप नहीं खाते हैं, 1 महीने 2 महीने नहीं खाते हैं, तो बहुत सारे विटामिन से, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे जो खनिज लवण होंगे वो आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे। बता दें हम कैल्शियम और फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों के निर्माण में भाग लेता है। यानी जो कैल्शियम और फास्फेट होता है, अगर आप इसकी मात्रा की कमी हो जाती है शरीर में तो दांत धीरे धीरे छीड़ होने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं। कहते हैं दांतवा झड़ गया, दांतवा बीचों में से टूट गया, तो ये किसकी कमी से होती है, तो फास्फेट की कमी से होती है। तो कैल्शियम और फास्फेट जो होते हैं दोनों ये हड्डियों के और दांतों के निर्माण में सहायता करते हैं। तो ये इसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, आप तो जानते ही हैं। अगर इसकी कमी होती है तो सीधी सी बात है, अगर कहीं भी गिरते हैं तो आपका हड्डी होगा तो जो चट टूट जाएगा बीचों में से, बेस से कमर से टूट सकता है। यानी आप गेम खेल रहे हैं या कोई भी चीज़ कार्य कर रहे हैं तो उसमें होता ये है कि आपकी हड्डियाँ कमजोर रहने से आपको नुकसान हो सकता है, आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। और आपको ये भी पता है शरीर की कोई भी प्रणाली अगर कार्य नहीं करती है सही से, तो शरीर की सभी प्रणालियां, शरीर के सभी सिस्टम, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे परिसंचरण तंत्र हो, आदि जितने भी तंत्र होते हैं वो सही से कार्य नहीं करेंगे। वो सही से कार्य नहीं करेंगे तो सही सुचारू रूप से जैविक क्रियाएं भी नहीं होंगी, क्योंकि उन्हीं तंत्रों में सुचारू रूप से जैविक क्रियाएं होती हैं। ये कराने का काम कौन करता है, खनिज लवण ही मदद करता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो स्रोत आपने देख लिया, दूध, पनीर, अंडा, मछली, फल, हरी पत्तीदार सब्जियां आदि से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और कैल्शियम, फास्फोरस जो होता है दांतों और हड्डियों के निर्माण में जो होता है वो सहायक होता है।
अगर इसको आप लेते हैं खनिज लवण को तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपके दांत मजबूत रहेंगे, और कहना यही है कि अखरोट को भी आप तोड़ सकते हैं आसानी से, दांत इतना मजबूत होता है। और एक चीज और बता दें हम आपको कि एग्जाम्स में पूछता है या कंपटीशन में पूछ देता है, दांत का वह कौन सा भाग है जो सबसे मजबूत होता है, यानी शरीर में वो कौन सा अंग है जो सबसे मजबूत होता है। तो अगर पूछेगा कि कौन सा अंग है तो आप कहेंगे दांत का जो इनेमल होता है, ऊपरी वाला पार्ट ऊपर वाला होता है, ये वो जो होता है यही क्या होता है, मजबूत होता है। दांत का इनेमल 3 पार्ट होते हैं दांत का, जब हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र तो दांत की संरचना में हम इसकी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम बात करेंगे ये जो होते हैं खनिज लवण हमारे शरीर में कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कुछ मुख्य बातें आप लोग जानेंगे। कुछ मुख्य बातें आप लोग जानेंगे। बता दें हम आपको कि शरीर में 20 प्रकार के ऐसे खनिज लवण हैं, 20 प्रकार के ऐसे खनिज लवण हैं जो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। यानी शरीर में 20 प्रकार के ऐसे खनिज लवण हैं, सभी के शरीर में 20 प्रकार के ऐसे खनिज लवण हैं जो अल्प मात्रा में होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हम बाहर से सोर्स के माध्यम से इसको हम ले सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सोर्सों के माध्यम से इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। जो 20 प्रकार के आपके खनिज लवण हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसकी आवश्यकता की बात कर लिया तो जो होता है रक्त के निर्माण की बात कर लिया हमने, हड्डियों के निर्माण की बात कर लिया, हड्डियों के निर्माण की बात कर लिया, दांतों के निर्माण की बात कर ली, दांतों के निर्माण की बात कर लिया हमने। तो आज सभी में क्या होता है, रक्त निर्माण, हड्डियों निर्माण और दांतों के निर्माण में भी ये क्या होते हैं, सहायता करते हैं। साथ ही साथ जो होता है हृदय का स्पंदन होता है, जो हृदय का स्पंदन होता है उसमें भी क्या करता है, मदद करता है। नहीं, जो हृदय धड़कता है उसमें भी मदद करता है। और क्या होता है, जो संचालन होता है, जो सूचनाओं का संचालन होता है उसमें भी मदद करता है। तो संचालन जो होता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चोट लगता है, हमने बताया तो उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के बीच बीच में क्या होता है, वो सोडियम होता है। सोडियम एक प्रकार का क्या खनिज लवण है। तो सोडियम जो होता है खनिज लवण होता है जो 2 तंत्रिकाओं के न्यूरॉन्स के बीच में वो क्या करता है, समन्वय को या कहने का मतलब सूचना की ट्रांसफर करने में मदद करता है, सोडियम ही करता है। अगर किसी के शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है तो क्या होगा, उसका सूचनाएं सही से काम नहीं करेंगी, तो क्या होता है, उस पैर भी काम नहीं करेगा सही से, हाथ भी कार्य नहीं करेगा। इसलिए सोडियम को आप लोग को बराबर लेना चाहिए। आपको नमक वगैरह लेना चाहिए, अच्छे नमक लेने चाहिए, अच्छे सॉल्ट लेने चाहिए। और बता दें पेशियों के संकुचन में भी मदद करता है। किसके, पेशियों के संकुचन में भी मदद करता है, पेशियों के संकुचन में मदद करता है। पेशियों का संकुचन का अर्थात मतलब क्या, सिकुड़ना और फैलना जो होता है उसमें भी मदद करता है। बता दें कि पेशियां अगर सिकुड़ेंगी नहीं और फैलेंगी नहीं तो क्या होगा, आपको पता ही है कि जब इसमें मोमेंट होता है मांसपेशियों में तो हमारे शरीर जो होता है गति करता है। तो अगर ये संकुचन और प्रंकुचन ना हो तो शरीर का कोई भी अंग क्या नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। यानी पेशियां हमारे शरीर में गति प्रदान करती हैं संकुचन और प्रंकुचन होने के बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए इससे रोग देख लेते हैं, रोग कौन कौन सा होता है, आइए इसको पता कर लेते हैं। तो आप जानते हैं घेंघा रोग। घेंघा रोग क्यों होता है, आपको पता है आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है। यानी गटैया जो होता है फूल जाता है, गोट्टा गोट्टा हो जाता है, इतना ही दरिया हो जाएगा, कभी कभी दरिया हो जाता है। तो ये जो रोग होते हैं वो खनिज लवण की कमी से होते हैं। आयोडीन एक प्रकार का खनिज है, अगर इसकी कमी हो रही है शरीर में, आए तो अल्प मात्रा में है ही, लेकिन अगर कमी हो जा रही है तो घेंघा रोग हो जाएगा। तो नहीं चाहेंगे आपको घेंघा रोग, आपकी शारीरिक संरचना अच्छी नहीं रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अस्थियों और दांतों में छीड़ हो सकते हैं, यानी घाव बन सकते हैं, यानी अस्थियां भी खराब हो सकती हैं। अस्थियां और दांत जो होते हैं, अस्थियां और दांत
क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ये थे आज के टॉपिक खनिज लवण के बारे में, जिसको हमने देखा कि खनिज लवण क्या होता है, खनिज लवण के स्रोत कौन कौन से हैं, खनिज लवण की कमियों से कौन सा रोग हो जाता है। अगर खनिज लवण हमारे शरीर में उपस्थित है तो क्या होगा, रक्त हड्डियों का निर्माण, दांतों के निर्माण में सहायता, स्पंदन और पेशियों के संकुचन में भी मदद करता है। ये सारी चीज जानना चाहिए। अगर बताइए खनिज लवण की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई, कैल्शियम की कम हो गई, तो आपका कोई भी खेलेंगे, कहीं भी लड़ने जाएंगे तो चट से टूट जाएगा, कोनू पकड़ के से तोड़ देगा तो चट से टूट जाएगा। लेकिन आप में क्या होता है, खनिज लवण आप बराबर ले रहे हैं, उसके स्रोत को आप ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप में अल्प मात्रा में जो भी है खनिज लवण वो बैलेंस के तौर पे रहेंगे। कोई भी तत्व जो होता है हमारे शरीर में बैलेंस रहना चाहिए। अगर उसकी कमी होती है तो हमको क्या करना, रोगों से क्या करना पड़ेगा, पीड़ित होना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक खनिज लवण है। इसी में हम देख रहे हैं जल क्या होता है, उसकी बात हम कर लेते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लेकर के इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। फिर जल के बारे में देख लेते हैं। जल क्या होता है, सबसे लास्ट न्यूट्रिएंट चाहिए। अभी तक हमने देखा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है और खनिज लवण क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें के बारे में हमने देखा। सब क्या हो सकता है देखिए, सबके स्रोत देखें। विटामिन क्या होता है, विटामिन की कमियों से कौन सा रोग होता है, खनिज क्या होता है, खनिज की कमियों से कौन सा रोग होता है, सभी को मैं पढ़ते हुए आ रहा हूँ। तो आइए इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं जल की, जो क्या कहते हैं, जल ही जीवन है, अगर जल नहीं तो कल नहीं। आइए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जल क्या होता है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। नया चैनल तो है लेकिन आपको कंटेंट बहुत बढ़िया मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको ऐसा टॉपिक कहीं नहीं मिला होगा इतना नॉर्मल भाषा में। चलिए बात कर लेते हैं जल क्या होता है, जिसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं। इसका नीर क्षीर जो भी होता है, पर्यायवाची आप जान लीजिए। हम लिखे हुए हैं जल ही जीवन है। अगर जल है तो कल है, जल है तो कल है। आइए देखते हैं जल क्या होता है। जल जीवद्रव्य का मुख्य भाग होता है। जीवद्रव्य क्या होता है, जीवद्रव्य कोशिकाओं की एक जान है, प्राण है, प्राण प्यारी होती है। अगर कोशिकाओं में जीवद्रव्य जीवित है तभी कोशिका जीवित है। अगर कोशिका में जीवद्रव्य खत्म तो कोशिका खत्म। पूरी कोशिकाओं में जीवद्रव्य खत्म तो हम लोग भी खत्म। तो सजीव तभी जीवित रहेंगे जब जीवद्रव्य उनकी कोशिकाओं में सही से काम करेगा। जीवद्रव्य में जितने भी होते हैं पोषक तत्व मौजूद होते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले, चाहे जल की बात कर ले, कुछ। तो जल जीवद्रव्य का मुख्य भाग होता है। यानी कोशिका में बात करें जीवद्रव्यों में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन का फैट्स वगैरह को छोड़ दें तो इसमें जो जल होता है वो सबसे प्रमुख भाग होता है। उनकी मात्रा जो होती है वो कोशिकाओं में अधिक होती है, सभी से अधिक होती है मात्राओं की अपेक्षा, प्रतिशतता की अपेक्षा जल की जो मात्रा होती है वो शरीर की जीवद्रव्य में अधिक होते हैं। जीवद्रव्य क्या है, जीवद्रव्य कोशिकाओं का एक क्या होता है, प्राण है। जीवद्रव्य मरा तो कोशिका मरा। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जल क्रिया में भाग लेता है। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जैविक क्रिया में भाग लेता है। चाहे आप श्वसन की बात कर ले, प्रसंचरण की बात कर ले, कुछ भी मैंने बताया, पाचन की बात कर लिया, कोई भी जैविक क्रिया होती है उसमें जल जो होता है पार्टिसिपेट करता है। अगर जल की मात्रा शरीर में कम है तो ऐसी कोई भी क्रिया सही से नहीं हो सकती है। कोई भी जैविक क्रिया हो, जीवों द्वारा कोई भी प्रक्रम हो, सही से नहीं हो सकता है। जल पदार्थ के स्थानांतरण में सहायक होता है। कोई भी पदार्थ होता है, चाहे भोजन में पोषक तत्वों की बात कर लें, अदर जो कार्बनिक या अकार्बनिक तत्वों की बात कर लें, तो सभी के स्थानांतरण में जो होता है वो जल क्या होता है, सहायक होता है। इसलिए जल की मात्रा शरीर में अधिक होनी चाहिए। कितनी मात्रा होनी चाहिए आगे हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बात कर ले हम वयस्कों की। तो वयस्कों में कितनी मात्राएं होती हैं, छोटे बच्चों में कितनी मात्राएं होती हैं जल की शरीर में होनी चाहिए, कितना लीटर पानी हमको रोजाना पीना चाहिए। अगर नहीं पीते हैं तो कैसे पता चलेगा कि हमको पानी की कमी हो गई है। अगर पानी की कमी है तो कैसे हमको पता चलेगा कि पानी की कमी हो गई है, अब हमको पानी पीना चाहिए। क्या उसमें लक्षण होते हैं, शरीर कौन सी प्रतिक्रिया देती है जिससे आपको पता चल जाता है कि हमको पानी पीने की आवश्यकता है, हमको पानी पीना चाहिए। अगर जरूरत पड़ने पे आपको पानी नहीं मिल रहा तो आप गड़हियों का पानी पी सकते हैं, क्योंकि पहले हमको अपना जिंदगी बचाना, बाद में रोगों से लड़ लेंगे। वैसे अगर सभी पानी स्वस्थ पानी है, शुद्ध पानी है तो आप पानी को पी सकते हैं। अच्छे नल पानी पी सकते हैं, आरओ का पानी पी सकते हैं, जो भी है। ज्यादा फिल्टर वाला पानी पीने से भी नुकसान होता है। चलिए देखते हैं जल पदार्थों का स्थानांतरण में सहायक होता है। वयस्कों की बात कर लें तो वयस्कों में 60%, कितना प्रतिशत, 60%, यानी पूरे शरीर की बात कर लें, कोशिकाओं में अगर 100% सभी तत्व हैं तो उनमें 60% जो होने चाहिए वो जल होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जितने भी हैं जीवद्रव्य में पदार्थ, उन पदार्थों की अपेक्षा जो जल की मात्रा होनी चाहिए कितनी परसेंट होनी चाहिए, 60%। लेकिन क्या ध्यान देंगे आप लोग, जब एग्जाम्स में आएगा कि वयस्कों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है तो आप बताएंगे 60%।
लेकिन अगर पूछेगा कि वयस्क महिलाओं में, पुरुषों में 60% है लेकिन वयस्क महिलाओं में कहेगा तो 5% घटा देंगे, क्या करेंगे -5 कर देंगे, यानी 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वयस्क महिलाओं में जो होती है वो 55% जल की मात्रा होती है उसके जीवद्रव्यों में। बात कर ले हम शिशु में, तो शिशु में सबसे ज्यादा होता है। शिशु को लड़ना होता है, उनके जो सेल्स होते हैं बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, उनको डेवलपमेंट करना रहता है, इसलिए पानी की भी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए उसमें जो पानी की मात्रा होती है, उनके जीवद्रव्यों में पानी की जो मात्रा होती है वो 75% होता है। जैसे जैसे वो विकास करते हैं उनके पानी में जो मात्राएं होती हैं वो कम होती जाती हैं। यानी बच्चा जैसे विकास करता है, पहले गोदिया में रहता है, फिर धीरे धीरे जब विकास करता है तो क्या होगा, जब विकास करेगा तो सेल भी डेवलप होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद मोटाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, आदि सभी चीजें होती हैं। इसलिए जो होता है पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जहां 75% था पानी की मात्रा शिशुओं में, वहां घट करके 65 तक चला जाता है। यानी जैसे जैसे शिशु विकास करता है, कह रहा जब शिशु का विकास होता है तो पानी की प्रतिशत दर कम होकर 65 हो जाती है। कितना था बच्चों? 75 था। कितना था दोस्तों? 75 था। कितना था यारों? 75 था। अब कितना हो गया? 65 हो गया। कब हुआ? जब शिशु विकास किया। किसकी मात्रा कम हुई? पानी की मात्रा। किसमें कम हुई? जीवद्रव्यों में कम होगी। जीवद्रव्यों का मतलब क्या? कि सभी कोशिका, जितनी भी कोशिका होती है। बता दें कि मानव शरीर की जो कोशिका होती है 60,000, लगभग 60,000 अरब कोशिका से मिलकर बनी है। नोट कर लीजिए, कितने हजार अरब कोशिकाओं से? 60,000 अरब कोशिकाओं से मिलकर के मानव शरीर का निर्माण हो गया। इन 60,000 अरब कोशिकाओं में 60,000 जीवद्रव्य होंगे। उन 60,000 जीवद्रव्य में पानी की मात्रा को आप अगर काउंट करें तो लगभग स्वस्थ मनुष्य में पानी की मात्रा आपको पता होना चाहिए। रोजाना कितना लेना चाहिए? 8 से 10 लीटर पानी रोजाना लेना चाहिए। एक ही बार मत पी लीजिए, गटक लीजिए, ड्राम लेकर के घोट जाइए, ये वाला काम नहीं करेंगे। पानी की मात्रा हम डोज हो हर घंटे जो होता है 1 लीटर, आधा लीटर जो भी लेना है, लेकिन ओवरऑल 1 डे की बात कर लेते हैं तो 8 से 10, 24 घंटा में 8 से 10 लीटर, अगर इससे भी ज्यादा पी सकते हैं तो पी सकते हैं। पानी की मात्रा अगर ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो इससे भी अधिक हो सकता है, 15 लीटर 20 लीटर तक भी पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि आप जब काम करते हैं तो पसीना निकलता है, पसीना निकलता है तो वाटर ही होता है, समझिए ज्यादातर। ठीक है, तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा लगता है। इसलिए आप जब काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूर लोग मेहनत करते हैं, मजदूर भी अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को तो समझ जाए, जो मजदूर होते हैं अगर काम कर रहे हैं तो लापरवाही ना बरते। ये मत देखें कि कौन पानी लेके आ रहा है, किसके घर हम काम कर रहे हैं, जात बिरादर को मत देखिएगा। पानी तो पानी होता है, जल ही जीवन है, किसी के घर से हो। आपको जात पात पे ध्यान नहीं देना है, पॉलिटिक्स आपको नहीं करना है। आप मजदूर है, आप काम कर रहे हैं, अपने शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं, कोई भी प्यार से दे रहा है उसको खा लीजिए और पी लीजिए। पानी तो अवश्य पीजिए। अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो आप पानी जरूर पीना चाहिए आपको। कुछ भी खा करके एक दाना 2 दाना आप मूंगफली ले लीजिए, 1 दाना 2 दाना दाल ले लीजिए, प्रोटीन मिल जाएगा आपको, उसको खा करके आप पानी पी लीजिए। लेकिन डायरेक्ट पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए। अगर काम कर रहे हैं तो पानी को हल्का पहले पीजिए। आपका जो इसोफेगस होगा, जो आहार नाल की दीवारें जो होती हैं, नलियाँ होती है, फूड पाइप होता है, वो आपका थोड़ा सा जो होता है एक प्रकार से गीला हो जाता है, जिससे पानी को रखने में क्या होता है, आसानी होती है। एक बैग आप पानी पीते हैं तो आपके जो होते हैं वहाँ पे म्यूकस जो निकलते हैं, एक प्रकार से कहते हैं श्लेष्मा जो निकलती है, तो श्लेष्मा जो होता है वो अच्छी तरीके से नहीं निकल पाता है, सूख जाता है। तो पानी जब गटकते हैं तो कभी कभी होता है कि पानी अटक जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, आइए इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो 8 से 10 लीटर जो होता है पानी रोजाना आपको पीना चाहिए। 60,000 अरब कोशिकाओं से मानव शरीर का निर्माण हो गया। इनमें जीवद्रव्यों की संख्या जो होती है वो 60,000 अरब हो सकती है इस प्रकार से। और जीवद्रव्यों में जो होता है वो जल पाया जाता है। जल कितनी मात्रा में पाया जाएगा? वयस्क पुरुष में 60%, वयस्क महिला में 55%, वयस्क जो शिशु होता है, वयस्क शिशु नहीं होगा, जो शिशु होगा, शिशु का मतलब क्या भैया कि 1 साल से लेकर के 6 साल के बीच में जो शिशुएं होती हैं उनका धीरे धीरे विकास होता है। तो शिशु में प्री स्कूलर, स्कूलर, ऐसे कई सारे स्टेज आते हैं, उसके आगे हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं शिशुओं में 75। जैसे जैसे ये विकास करते हैं धीरे धीरे पानी की जो दर होते हैं वो कम होते जाते हैं, उनकी प्रतिशतता जो होती है वो कम होती जाती है और इस प्रकार 65 बचते हैं। और जैसे यही बच्चे वयस्क होते हैं, अगर पुरुष है तो 60 रह जाएगा, अगर महिला है तो 55 रह जाएगा। तो इस प्रकार से जल ही जीवन है। इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पोषण के प्रकार। धन्यवाद।